Hello and welcome to the Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy. So this is the special series that we are starting for the upcoming UPSC prelims examination, and this entire series is dedicated for the current affairs, and this is the series number 1. Why current affairs? Now the question must be there in your mind कि current affairs ही क्यों? देखिए इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा सा चार्ट मैं आपके सामने यहाँ शो कर देती हूँ. अगर आप इस पूरे चार्ट को देख पा रहे होंगे तो 2021 से 2011 में अगर हम एक एवरेज सेट करने की यहाँ पर कोशिश करें तो हर साल यूपीएससी ने कम से कम आपसे देखिए लगभग 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के पूछ ही लिए हैं. ये 20 क्वेश्चन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये आपके एग्जामिनेशन में आपका रोल डिसाइड कर देता है, क्योंकि अगर आप 2021 का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो करंट अफेयर्स से सीधे सीधे 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे. ये करंट अफेयर्स वही है जो आपके एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं और आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन भी क्लियर करवा सकते हैं. दैट इज व्हाई दिस एंटायर सीरीज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि यार इतने सारा करंट अफेयर्स हमने पढ़ा हुआ है, अभी इसको रिवाइज कैसे करेंगे? तो देखिए इसको रिवाइज करने के लिए ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं at the Rouse Academy this dedicated series that will be covered by me and I will cover each and every topic जो prelims 2023 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देख लेते हैं आज का पहला करंट अफेयर किस बारे में है. देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं. इसी तरीके से अपकमिंग सीरीज में भी बहुत सारे टॉपिक होंगे जो कवर किए जाएंगे. टॉपिक आपकी स्क्रीन पर हैं जैसा आप देख पा रहे हैं. सीएसटीओ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ऑपरेशन शतक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑपरेशन गरुड़ा एंड द जस्टिस रोहिणी कमीशन. क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है, एक एप्रोप्रिएट अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए इन करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, और किस किस डायमेंशन को आपको कवर करना है, ये सारी जानकारी आज आपको मिलेगी. चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले करंट अफेयर के बारे में. सबसे पहला करंट अफेयर हमसे बात कर रहा है सीएसटीओ के बारे में, जिसको हम जानते हैं इट इज नोन एज द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए ये न्यूज का विषय क्यों बना. रिसेंटली कजाकिस्तान में क्या हुआ, जो ऑयल के ऊपर सब्सिडी दी जाती थी इसे वहां की गवर्नमेंट ने वापस ले लिया. ठीक है, अब इसके वापस लेने की वजह से हुआ क्या भाई, गवर्नमेंट जिन भी चीज पर सब्सिडी देती है वो हमें बहुत ज्यादा महंगी नहीं मिलती, हमें उसका एक नॉमिनल अमाउंट हमें पे करना होता है, बाकी सारा अमाउंट कौन दे देता है, यहाँ से गवर्नमेंट उसको पे कर देती है ऑन आवर बिहाफ. नाउ व्हाट हैपेंड इन कजाकिस्तान, जैसे ही गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी यहाँ से वापस खींची, जो ऑयल के प्राइजेस थे वो हाइक हो गए. रिजल्टेड इनटू व्हाट, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कजाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ. कारण यहां पर क्या हुआ, इसी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सीएसटीओ का एक क्लॉज यहां पर इस्तेमाल किया और एक मिलिट्री फोर्स बुलाई रशिया से. किसके लिए भाई, इस पूरे मुद्दे को समाप्त करने के लिए, इस पूरे इशू को समाप्त करने के लिए, और यहीं से ये बन जाता है न्यूज का विषय. तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर सीएसटीओ होता क्या है. सबसे पहले बात हो जाती है सीएसटीओ के फुल फॉर्म के बारे में. जैसा हमें क्लियर हो रहा है, इट नेम्स विद द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. दैट मींस ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है. कितनी कंट्रीज का जी? 6 कंट्रीज का. ठीक है, इसको साइन किया गया था 15 मई 1992 को और ये इफेक्ट में आया 2002 के टाइम. इस बीच में इसमें बहुत सारे मेंबर्स आए और गए, बहुत सारी उठापटक हुई, जिसको हमें याद रखना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है. अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसकी मेंबर कंट्रीज आज की डेट में आप देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है. अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, द रशियन फेडरेशन एंड द तजाकिस्तान. इनफैक्ट इफ वी विल टॉक अबाउट दी हेडक्वार्टर्स, तो हेडक्वार्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं रशिया के मॉस्को में. ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है सबसे महत्वपूर्ण कि जो मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पे शांति की स्थापना करना, यहाँ पे पीस को मेंटेन करना. अलोंग विद दैट ये बोल रहे हैं जितनी भी इंटरनेशनल और रीजनल सिक्योरिटीज हैं, चाहे आप साइबर सिक्योरिटीज की बात कर लीजिए, चाहे आप टेरिटोरियल सिक्योरिटीज की बात कर लीजिए, सारे नेशन मिलकर एकजुट होकर यहाँ पर क्या करेंगे, कलेक्टिव बेसिस पर एक दूसरे की इंडिपेंडेंस, एक दूसरे की
फ्रेटर्निटी, एक दूसरे की सोवरेनिटी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसे सारे थ्रेट से आपस में एक दूसरे को बचाएंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है। देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि भाई इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस ऑफ 7 कंट्रीज। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये 7 कंट्रीज का अलायंस नहीं है, ये 6 कंट्रीज का अलायंस है। दूसरा आपको दे दिया जाएगा कि इट वाज साइंड ऑन 15 मई 1992 टू यस यू नो कि आपको इसको कब साइन किया गया था, 15 मई 1992 को, और 2002 से ये इफेक्ट में आया था। नाउ यू गॉट इट कि सवाल किस तरीके से आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अगर इसमें, तो देखिए यहाँ पे मेंबरशिप को एंटेल करने के लिए कुछ कंडीशन है। मतलब अगर इसका कोई भी कंट्रीज की मेंबर हो जाती है, इन 6 में से जो भी कंट्रीज है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय निकल कर आएगा कि ये किसी भी दूसरे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या अलायंस का पार्ट नहीं हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन है नाटो। ये 6 की 6 कंट्री नाटो को यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकती या किसी भी तरीके से किसी भी दूसरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट नहीं बनेगी। पहली चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरी यहाँ पर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं, they presume certain key security assurance, the most significant of which is determining military aggression by the third countries। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलती है तो दे कम टुगेदर एंड दे फाइट फॉर देयर सेल्फ, देयर सॉवरेनिटी एंड देयर इंडिपेंडेंस। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें एक और मुद्दा हमें देखने मिलेगा, अगर किसी भी CSTU कंट्री के साथ एक एग्रेशन दिखाया जाता है तो ये माना जाता है कि दिस इज द अग्रेशन अगेंस्ट ऑल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सो आई होप ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें देखने मिलेगा नीवा, विच इज द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हमारे देश में वन नेशन वन थिंग का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भाई एक नेशन है, एक ही तरीके का राशन कार्ड होनी चाहिए, एक ही तरीके की दूसरी चीजें होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है वन नेशन वन एप्लीकेशन का। ठीक है, क्या है ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए नीवा एक तरीके का सिस्टम है जिसे डेवलप किया गया था टू मार्क द वर्क एंड द डेटा रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव बॉडीज available online for the use of both citizen as well as the members of the assembly। जितने भी मुद्दे होते हैं, जितना भी डेटा होता है जो किन से संबंधित है, लेजिस्लेटिव असेंबली से संबंधित है, लेजिस्लेटिव बॉडीज से संबंधित है, उसे ऑनलाइन मोड पर प्रोवाइड करवा देना, ना केवल सदस्यों के लिए लेकिन जो मौजूदा आपके सिटीजन्स यहाँ पर होने वाले हैं उनके लिए भी इसको प्रोवाइड करने की बात की गई है। अगर हम नीवा की बात करें, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की बात करें, तो देखिए ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसको किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, क्योंकि आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट इज टोटली फोकस्ड ऑन दी डिजिटल भारत प्रोग्राम। ठीक है, नाउ द क्वेश्चंस कम कि ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, इसकी पेरेंट बॉडी के रूप में काम करती है। तो देखिए क्योंकि इसका संबंध पार्लियामेंट से, इसका संबंध असेंबली से है, तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री हमें देखने मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। लेकिन अब इसमें दो तरीके की और मिनिस्ट्रीज आपको, इसके मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के अलावा आपको एक और मिनिस्ट्री का रोल यहाँ पर देखने मिल जाएगा जो हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों? देखिए जो इसको ई विधान को या नीवा को जो पूरा फंडिंग प्रोवाइड किया जाने वाला है वो कराएगी आपकी मोपा, विच इज दी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। लेकिन जो टेक्निकल एडवाइस है, जो टेक्निकल नॉलेज की जब हम बात कर रहे हैं, इसे प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एम की, तो एम देखिए हमें क्या देखने मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण कि जितने भी लेजिस्लेचर हैं कंट्रीज के, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना, एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें एक ही तरीके का डेटा हो जो सभी के लिए अवेलेबल हो। दूसरी बात यहाँ पे की जा रही है कि भाई जो भी पेपर्स का हम यूज करते हैं, जो भी कागजों का हम यूज करते हैं, उसकी जगह पे हमें क्या करना है, एक पेपरलेस फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। ठीक है,
तीसरी यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन है आज की डेट में, अगर आप बात करें तो आप डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेचर्स और आवर असेंबली, वी शुड आल्सो बी फोकस्ड ऑन द डिजिटल इंडिया इन दिस कॉन्सेप्ट. इसी के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया, इस सिस्टम को यहाँ पर लॉन्च किया, विच इज द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन. क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो आप याद रखिएगा यहाँ पे सेंटर स्पॉन्सर करेगा कुछ प्रपोर्शन और बाकी का प्रपोर्शन आपको स्टेट यूटीज यहाँ पे देखने मिलेंगे, जिसे हम आगे समझेंगे. नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई जितना भी ये डेटा है, आप बात कर रहे हैं कि भाई इसे सेव करना है, इसे ऑनलाइन रखने की बात की जा रही है, तो कहाँ पे रखा जाएगा. तो देखिए इंडिया का अपना खुद का एक क्लाउड है, क्लाउड टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं मेघराज. ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण. इस मेघराज का उपयोग करके ये जितना भी डेटा हमारे पास है इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको यहाँ पर सेव किया जाएगा. चलिए आगे अगर हम देखें, ये चर्चा में क्यों था, इसके चर्चा में होने का कारण था जी नागालैंड. आप याद रखेंगे नागालैंड पहली कंट्री बन गई है, ठीक है, सॉरी नॉट कंट्री, नागालैंड पहला स्टेट बन गया है जो कि कैसा है, इंडिया का पहला पेपरलेस असेंबली के रूप में बाहर आ गया है, जिसने क्या करा है, नीवा का फुल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर किया हुआ है. ठीक है, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर मेंबर्स कैन यूज नीवा ऐप टू पार्टिसिपेट इन द हाउस प्रोसीडिंग. इट enables automation of the entire law making process, tracking decisions and also the document not alone by the members of assembly but also by the citizens. तो याद रखिएगा नागालैंड बन गया है पहला पेपरलेस इकोनॉमी. नाउ द क्वेश्चंस कम कि आपने बोला था भाई फंडिंग यहाँ मिलेगी, तो देखिए प्रपोर्शन की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर 60-40 का रेशो देखने मिलेगा स्टेट्स के साथ. वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट या हिली रीजन्स की बात करें तो 90-10 का रेशो हमें देखने के लिए मिल जाएगा. इसके अलावा अगर हम यूटीज की बात करें तो पूरा 100% बियर कौन करेगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको यहाँ पर बियर करेगी. सो दिस इज द प्रपोर्शन. नाउ द क्वेश्चंस कम कि स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ क्या रोल रहेगा. देखिए कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये देखना कि एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो पाए, रन कर पाए. और इसी के लिए अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को जो डेजिग्नेट किया जाएगा एज द नोडल ऑफिसर या रिप्रेजेंटेटिव फॉर द ई विधान. ठीक है, अगर हम बात करें तो इस नोडल ऑफिसर या इस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर का काम क्या होगा, भाई ये देखेगा कि स्टेट्स में जो हमारी नीवा है इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ई विधान मॉडल का यहाँ पे ढंग से सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. Along with that, the state government will bear the funds required for running of ई विधान MMP after 3 years. ठीक है, तो प्रॉपरली पहले देखा जाएगा whether the state governments are doing it properly or not, then they will discuss about the funding system which is the 60-40 in case of the state governments. ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और कंडीशन दी गई है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनका काम क्या होगा, ये अंडरटेक करेंगी, मेंटेन करेंगी और रिप्लेस करेंगी जितने भी हमारे आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हें हर 3 साल के बाद. क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर एंगेजमेंट यहाँ पर बना रहे, सुचारू रूप से पूरा साधन चलता रहे और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस ना करना पड़े, उसके लिए पूरा सिस्टम यहाँ पर चालू किया जाएगा. चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इट इज अबाउट द ऑपरेशन सतर्क. ऑपरेशन सतर्क बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. क्यों, क्योंकि इसे शुरुआत की गई है बाय द इंडियन रेलवेज. इंडियन रेलवेज ने इसका यूज किया था. क्यों, क्योंकि जितनी भी इलीगल थिंग्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, नार्कोटिक्स थिंग्स होती हैं, इनको पकड़ने के लिए, एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ने के लिए जहां पर भाई आप एयरपोर्ट्स का सहायता नहीं ले सकते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि रेलवेज का यूज करके जितनी भी इलीगल चीजें होती थी, चाहे आप इलिसिट लिकर की बात कर लें, FICNs की बात कर लें, इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स की बात कर लें, अनअकाउंटेड गोल्ड की बात कर लें, ऐसा कोई भी आइटम जो रेलवे के नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर स्मगल किया जा रहा था, उसे पकड़ने, उसे रोकने और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है. ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ इतना ही? जी हाँ, इतना ही। आपको ऑपरेशन सतर्क को याद रखना है, किसके द्वारा चलाया गया और क्यों चलाया गया। नाउ इट कम्स टू द आरपीएफ। अगर हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो ये की सिक्योरिटी फोर्स होता है, जिसकी ओनरशिप किसके पास देखने मिलती है? आपको इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास देखने के लिए मिलती है। 1872 का वो टाइम फ्रेम है जब हमारी रेलवेज को यहाँ पर क्या किया गया था, आरपीएफ को यहाँ पर लॉन्च किया गया था अंडर द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957। ठीक है, ये एक तरीके की सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करता है। किसी भी तरीके का इशू हो, विवाद हो हमारा रेलवे सिक्योरिटी में, इंडिया में एंटायरली कहीं पर भी पैन इंडिया ये मेक श्योर करता है कि रेलवे की प्रॉपर्टी हो, रेलवे में यात्रा करने वाले चाहे यात्री हो या किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही हो, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? आपका रेलवे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस। आपको याद हो, अगर बहुत अच्छे से आपने कई बार ट्रैवल करते टाइम नोटिस किया हो कि अगर कई बार महिलाएं अकेले ट्रैवल कर रही हो तो बहुत बार ऐसा होता है आरपीएफ का कोई यहाँ पे कोई जो ड्यूटी इंचार्ज होते हैं वो आपके पास आते हैं, देखते हैं कि वेदर यू आर कंफर्टेबल और नॉट, देन दे मूव अवे। व्हाई दे आर डूइंग इट? टू प्रोटेक्ट द विमेन्स पैसेंजर, ताकि जो विमेन पैसेंजर्स हैं उनको क्या किया जाए? प्रोटेक्शन दिया जा सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, विच इज अबाउट द धर्मशाला डिक्लेरेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है ये। देखिए, बात किस बारे में की जा रही है? अगर हम धर्मशाला डिक्लेरेशन की बात करें, 2047 का वो टाइम जब इंडिया को एक लीडर, ग्लोबल लीडर टूरिज्म सेक्टर के रूप में हमें बाहर लेकर आना है। कब तक? 2047। ठीक है, धर्मशाला में ये कॉन्फ्रेंस की गई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स, जहां पर इसके बारे में चर्चा की गई। तो इसका संबंध किस चीज से? देखिए, कोविड-19 के बाद जो टूरिज्म सेक्टर है, चाहे आप किसी भी कंट्री का टूरिज्म सेक्टर उठा के ले लीजिए, ये बहुत ही बुरे तरीके से इंपैक्ट हो गया। स्पेशली दोस्त कंट्री जिनकी इकोनॉमी ही किस पर निर्धारित थी, पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी टूरिज्म के ऊपर, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने मिल जाता है श्रीलंका। ठीक है, हुआ क्या? ऐसी कंट्रीज में आप देखेंगे कंट्रीज पूरी तरीके से डिवास्टेटेड हो गई। उसी का रिजल्ट था कि वर्ल्ड टूरिज्म डे के टाइम पर धर्मशाला डिक्लेरेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका काम क्या था कि इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बढ़ाना। अब इसको आप कैसे बढ़ा पाएंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाना। कैसे बढ़ा पाएंगे? जब आप अपने सेक्टर में टूरिज्म को प्रचार प्रसार करेंगे। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? बहुत सारे लोग आपकी कंट्री में विजिट करने आएंगे, अलग अलग जगह पर विजिट करने जाएंगे। इसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं ना, बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट स्कीम, जहां पे थीम बेस्ड यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसके आप बाकी सारे स्टेट्स भी इसका पार्ट है, जहां पर क्या होगा? ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनको थीम बेस्ड तरीके से डेवलप किया जाएगा अंडर दी भारत दर्शन स्कीम या भारत दर्शन प्रोग्राम, याद रखिएगा। चलिए, अगर हम बात करें तो ये जो टूरिज्म है, ये बात किया जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। इसके कुछ उद्देश्य हैं। पहली बात तो भाई टूरिज्म को बढ़ाना। इसके बाद हम एक और उद्देश्य की बात कर रहे हैं, दैट इज डोमेस्टिक इकोनॉमी को यहां पर प्रमोट करने की बात की जा रही है। तीसरा अगर हम बात करें तो भारत के पास बहुत ज्यादा अगर आप बात करेंगे तो मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा प्राचीन धरोहर हमारे पास है। इसको प्रमोट करना है, इसको लोगों तक पहुंचाना, जो हमारी वेल्थ है, जो हमारा नॉलेज है, इसे दूसरों तक पहुंचाना, इसके लिए भी ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है। देखिए, इसको कुछ फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि भाई हमने इसके लिए 2 टारगेट रख दिए। ठीक है, अलग अलग पीरियड के लिए। पहला टारगेट बात कर रहा है कि जो 2024 है, 2024 में हमें क्या करना है? अगर हम पूरे टूरिज्म सेक्टर को देखें तो द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू अचीव अ $150 बिलियन जीडीपी contribution, $30 billion foreign exchange earnings and 15 million foreign tourism arrivals by 2024। नेक्स्ट हमने टारगेट रखा है 2030 के लिए, और ये टारगेट क्या है? मीडियम टर्म टारगेट, जो कि बात कर रहा है, अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है
कि आप USD 250 बिलियन GDP यहां पर लेकर आएंगे। अलॉन्ग विद दैट 137 मिलियन जॉब्स, 56 मिलियन फॉरेन टूरिज्म अराइवल ऑफ 56 USD बिलियन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हमें इस पूरे सेक्टर में देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द धर्मशाला डिक्लेरेशन। Moving next, it is talking about the critically endangered great Indian bustard now migrated to Pakistan. केवल यही न्यूज नहीं थी, इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज हमें लगातार देखने के लिए मिली है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या यहाँ पर कम होती जा रही है। आज के डेट में बात करें तो लगभग 150 के आसपास ही सिर्फ ये बची हैं। कौन से दो रीजन है पूरे विश्व भर में अगर हम बात करें जहां ये पाई जाती हैं? जी, दो ही रीजन आपको देखने मिलते हैं। एक तो हो गया पाकिस्तान और इसके अलावा देखने मिल जाएगा इंडिया। और इन दोनों जगहों पर टोटल मिलाकर भी अगर हम बात करें तो सिर्फ 150 यहां पर ये रह गई हैं। एंड दिस इज व्हाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिकेम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो देखिए सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम हमें देखने मिल जाता है, दैट इज एरिडोटिस नाइग्रिसेप। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए पाकिस्तान से सटे हुए रीजन लगभग राजस्थान के आसपास के जो क्षेत्र हो जाते हैं वहां पे ये बहुत संख्या में देखने मिलती है और वहीं से इनका माइग्रेशन हमें पाकिस्तान में देखने के लिए मिला है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान की, उन्होंने इसे स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान का दर्जा दे दिया है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसको बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं, ये स्पीशी को बहुत ज्यादा थ्रेट है और जिसकी वजह से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में हमें दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, चलिए तो अब हमें बात करना जरूरी है इनके हैबिटेट के बारे में और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर हम देखें तो आप GIBs की जब बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो एक तरीके से फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशी होती है जो अपने आसपास या अपने एनवायरनमेंट का, अपना इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी की रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं। अभी समझेंगे कैसे। इनकी अगर हाइट की बात करें तो लगभग 3.3 फीट की हाइट की ये आपको दिखाई देंगी। हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं इन द नेटिव रीजन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के आसपास जैसलमेर, बाड़मेर जैसी जगहों पर आपको दिखाई देंगी। अलोंग विद दैट राजस्थान के अलावा कुछ संख्या में ये गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी हमें दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है ना सेमी एरिड एंड एरिड रीजन। ऐसा रीजन जो ग्रासलैंड का भी हो, सेमी एरिड भी हो, वहां पे श्रब्स टाइप का वेजिटेशन पाया जाए विथ टॉल ग्रासेस इन दी ओपन। ठीक है, तो भाई देखिए इनके थोड़े से टेंट्रम्स हैं और वो टेंट्रम्स हमें यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे कि क्या क्या होंगे। एक सेमी एरिड या एरिड ग्रासलैंड होगा। ठीक है, फार्मलैंड ग्रासलैंड के आसपास भी पाई जाएंगी। दूसरा इन्हें कंडीशन चाहिए कि टॉल ग्रासेस यहाँ पर देखने मिले, एक ओपन एनवायरनमेंट हो और मैंने आपको बोला था थॉर्न श्रब्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, दूसरी बात जो टॉल ग्रासेस जब बात करी जा रही है तो वहां पे कल्टीवेशन आपको नहीं देखने मिलना चाहिए। तीसरी बात करें तो देखिए ये बर्ड्स ऐसे एरिया में रहने से अवॉइड करती हैं जिसे इरिगेट किया गया हो, जहां पे इरिगेशन किया गया हो या सिंचाई की गई हो। क्यों भाई? ऐसे करने से ये एरिड या सेमी एरिड रीजन नहीं बचेगा। तो भाई ये कहाँ नहीं रहती? इरिगेटेड एरियाज को अवॉइड करती हैं कि हम यहाँ पर नहीं जाएं। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि भाई ये बर्ड्स कैसी हैं? ओमनीवोरस। ठीक है, कैसे भाई? ये पत्ते भी खाती हैं और ये मांसाहार का भी उपयोग करती हैं। ये इंसेक्ट्स खाती हैं, रोडेंट्स खाती हैं, रेप्टाइल खाती हैं और वहीं अगर आप देखेंगे तो ग्रास के सीड्स, ग्रास सीड्स जो बेरी होती हैं वो भी इनकी भोजन या इनकी खाद्य श्रृंखला का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। क्लियर? तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। अगर हम इनके देखिए ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस लोकेशन में, कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं, कुछ सेंचुरी हैं जहां पर ये आपको देखने मिलेंगे। इनके प्रिजर्वेशन के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले देखने मिलेगा डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान, नलैया गुजरात, वरोरा महाराष्ट्र एंड बेल्लारी कर्नाटका। दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट अगर हम इनके स्टेटस की बात करें कि भाई इनके प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, तो सबसे पहले IUCN की बात करें तो इसने इन्हें डिक्लेयर किया हुआ है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। 150 ही बची हैं ये संख्या में। साइट्स की बात करें तो इसने अपेंडिक्स 1 का इसको पार्ट बनाया हुआ है। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज या CMS की बात करें तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ अपेंडिक्स 1। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो दीज आर द पार्ट ऑफ शेड्यूल 1।
चलिए, मूविंग नेक्स्ट अबाउट द ऑपरेशन गरुणा, बहुत ही महत्वपूर्ण, लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। यहां पर इन्होंने एलिजेड ड्रग जो कि स्मगल किया जा रहा था, लगभग 175 से ज्यादा इनको पकड़ा है। कैसे कैसे? देखिए, अगर आप बात करें तो लगभग 105.997 केजी का टर्मेडोल, 33.94 केजी का गांजा, 3.29 केजी का चरस और ऐसे ही ज्यादा मेफॉर्डिन, और ये सारी बहुत ज्यादा संख्या में से पकड़ा है। अंडर विच ऑपरेशन सतर्क, अब सॉरी ऑपरेशन गरुण। ऑपरेशन गरुण की बात करें अगर हम, तो इसे लॉन्च करने वाली ऑथराइज्ड बॉडी हमें कौन सी देखने मिलेगी? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, क्यों? ताकि जितना भी ड्रग नेटवर्क है उसको डिसमेंटल किया जा सके, इंटरनेशनल जो ड्रग नेटवर्क बनाया हुआ है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। अब अगर इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग नेटवर्क को खत्म करना है तो इंडिया को आवश्यकता किसकी पड़ेगी? जी, पहले तो इंडिया को अपनी खुद की एक बॉडी नारकोटिक्स ब्यूरो की आवश्यकता पड़ेगी, और दूसरी इंटरपोल। क्यों? क्योंकि इंटरपोल ही वो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, वो संस्था बनेगा जो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां किसको प्रोवाइड करेगा? सीबीआई को। तो यहां पर इन्होंने क्लोज कोलैबोरेशन बनाया विद द इंटरपोल एंड द नारकोटिक्स ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंडिया के साथ, ताकि ये क्या कर सके? इंडियन ओशन रीजन को, इस ड्रग नेटवर्क को पूरी तरीके से समाप्त कर सके, है ना। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिस रोहिणी कमीशन की। जस्टिस रोहिणी कमीशन अगेन इज इन द न्यूज। बात कहां पे की जा रही है? ये कमीशन है जिसको बनाया गया था किसके लिए? सब कैटेगराइजेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसको अभी प्रेसिडेंट ने क्या किया है? इसको एक्सटेंशन दे दिया गया है। देखिए, जब जस्टिस रोहिणी कमीशन को बनाया गया था तो इन्हें पहले स्टार्टिंग में बोला कि भाई आप 12 हफ्ते में क्या कर दीजिए, हमें रिपोर्ट दीजिए। हालांकि उस पूरे ड्यूरेशन में रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आ पाएगी और इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन कम, सबसे पहले कि जस्टिस रोहिणी कमीशन का संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे, फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इस कमीशन की। तो इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात कर रहा है अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2 अक्टूबर 2017 को इसे बनाया जाएगा। किसके अप्रूवल के द्वारा? प्रेसिडेंट के अप्रूवल के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 340 बात करता है कि प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के द्वारा अपॉइंट कर सकता है किसी भी कमीशन को, कंसिस्ट कर सकता है किसी भी बॉडी को। कब? जब वो महसूस करते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही आवश्यक हो जाता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस within the territory of India and the difficulties under which they labor, and to make recommendation as to steps that should be taken by the union or the any state to remove such difficulties and to improve their condition. तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास यह अधिकार है अंडर आर्टिकल 340 कि वो अपने संज्ञान में लेते हुए इस तरीके की किसी कमीशन को बना सकते हैं। अब ये जस्टिस रोहिणी कमीशन आखिर न्यूज में आया क्यों था? देखिए, याद रखिएगा, रिसेंटली हुआ क्या था, ऐसी बहुत सारी ओबीसीज को 27% आपको पता है एक तरीके से वेटेज दिया जा रहा था, जिसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। विरोध करने का कारण क्या था कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर हम सब कैटेगरीज की बात करें ओबीसी की तो दैट इज 5000 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही थी कि जो 27% का जो कोटा या आरक्षण दिया जा रहा है, जिन लोगों तक ये पहुंचना चाहिए उन तक ना पहुंचकर ऐसे लोगों तक पहुंच रहा है जो इकोनॉमिकली वेल संपन्न है, जिनके पास बहुत अच्छे से पूरी सिक्योरिटी है, बट स्टिल दे आर एंजॉइंग दिस कोटा। और जो नीडेड लोग हैं उनके पास ये नहीं पहुंच पा रहा है। इसी की जांच पड़ताल करने के लिए, इसके एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सब कैटेगराइजेशन करने, ओबीसी की क्लासेस को डिसाइड करने के लिए इस कमीशन को यहां पर कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसको लीड कौन करेंगी? जस्टिस जी रोहिणी। ठीक है, जो कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। इनका काम क्या था? एग्जामाइन करना द इशू ऑन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस विद द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। क्या है ये फॉलोइंग एस्पेक्ट? बात की जा रही है टू स्टडी
of inequitable distribution of the benefits of the reservation among the caste listed in the broad category of OBC with reference to such classes included the central list that I have already told you कि कौन बेनिफिशियरी है कौन नहीं है, सब क्लासेस का डिवीजन क्या होना चाहिए, क्या प्रपोर्शन यहाँ पे डिसाइड किया जाना चाहिए, क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या नॉर्म्स होंगे, क्या मैकेनिज्म यहाँ पर अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक साइंटिफिक अप्रोच हमें क्या लेकर चलना चाहिए किसी भी कैटेगरी को सब कैटेगराइज करने के लिए, उन सारी बातों को कौन डिस्कस करेगा, जस्टिस जी रोहनी कमीशन। साथ ही यहां पर इन्होंने बात करी थी कि ये इनिशिएट करेंगे एक टास्क को टू आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव क्लासेस, communities, subcaste and synonyms from the central list of the other backward classes and the categorization them into the respective sub categories। तो आप याद रखेंगे जस्टिस जी रोहनी कमीशन, आर्टिकल 340 becomes very important here, और जस्टिस जी रोहनी कमीशन का संबंध किससे है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये थे आज के सातों के साथ करंट अफेयर्स आपके सामने, 360 अप्रोच के साथ हमने इसे डिस्कस किया है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन इनमें से आपके प्रीलिम्स करंट अफेयर्स में देखने के लिए मिल सकता है। सो मेक श्योर आप इस स्लाइड को देखें, रिपीट मोड पे देखें, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें और एक बहुत जल्दी रिवीजन के साथ आप अपनी तैयारी करें। इसी तरीके की सीरीज, सेकंड सीरीज के साथ मिलते हैं आपसे अपने अगले आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।